Okay, so let's start. अच्छा जी, we'll start with Freud and psychoanalysis. सही है, मैम के नोट सामने रख के ही शुरू कर रही हूँ, ठीक है? तो बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अच्छा। फ्रॉइड के अंदर हम जो सबसे पहली और मोस्ट फंडामेंटल चीज जो पढ़ते हैं, जिसके बारे में हमें इतना टाइम एंड टाइम अगेन जिसका जिक्र आता रहता है, वो क्या है? साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस है क्या? साइकोएनालिसिस फ्रॉइड, हाउ फ्रॉइड व्यूड द पर्सनालिटी, और जो उसने पर्सनालिटी की थ्योरी थी उसका नाम है, ठीक है? तो साइकोएनालिसिस वैसे इट्स अ प्रोसेस, लेकिन ये इंटायर जो पूरा उसका काम है, हम उसको जानते साइकोएनालिसिस की वजह से ही है, ठीक है? तो आई जस्ट skip to this part so that everybody can understand. नजर आ रही है इसकी? जी। अच्छा जी, ओके। थोड़ा सा अगर वैसे a little bit of insight into Freud's life. Freud was not actually a psychiatrist or a psychologist. He was a physician, ठीक है? लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे फ्रॉइड वाज स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन, जैसे उसने साइको एनालिसिस जब उसने डेवलप किया ओवर टाइम, और साइको एनालिसिस बहुत बाद में आया, फ्रॉइड ने बहुत पहले कर दी थी प्रैक्टिस, तो उसने पब्लिश बहुत टाइम की बात की अपने पेपर, जिसके अंदर समझ आया कि साइको एनालिसिस इज अ वे कि यू कैन गेट एन इनसाइट इनटू अ पर्सनस माइंड. सो हाउ दिस हैपेंड वाज, उसने किया ये. अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि साइको एनालिसिस इज बेस्ड ऑन हिज ओन ऑब्जर्वेशन. ये कोई एम्पेरिकल रिसर्च के ऊपर बेस नहीं है, कोई स्टैटिस्टिकल डाटा के ऊपर बेस नहीं है, ठीक है? अब इसका रीजन ये है कि फ्रॉइड ने कुछ चीजें आगे कही हैं ऐसी जो कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है ऑब्वियसली, व्हिच इज व्हाई फ्रॉइड इज वेरी फेमस, बट दैट वाज बिकॉज दैट इज हाउ ही एक्सपीरियंस लाइफ एंड दैट्स हाउ ही प्रोजेक्टेड इट टू पीपल. सही है, उसने अपनी स्टडीज में वो चीज डाली जो उसने एक्सपीरियंस की. सही है, उसने कहा कि सबकॉन्शियस एक बहुत बहुत फंडामेंटल हिस्सा है. आ, हमारे अंदर तीन तरह की अर्जेस एग्जिस्ट करती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो एग्जिस्ट करती है. इनके बीच में लेट्स से उसकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी वो उसकी अपनी जिंदगी के वो बेस्ड थी. इसलिए मैं ये इसलिए पहले से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ, क्योंकि आगे हम एनालिसिस पे तो बिलीव करते हैं, लेकिन दोनों, बोथ ऑफ दीज केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. दिस इज व्हाई देयर पॉइंट ऑफ व्यूज वर आल्सो वेरी डिफरेंट. नाउ अगर आप फ्रॉइड को पढ़ लेंगे ना, तो आपको कार्ल यंग बहुत आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रास्ट में दोनों की टीचिंग्स, ठीक है? मैं अभी जरा स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा इसको सॉर्ट कर देती हूँ. ओके, तो हम सबको पता है कि फ्रॉइड ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही थी रिगार्डिंग द सेल्फ, उसने कहा था क्या? इस सेल्फ के तीन हिस्से हैं. सेल्फ बेसिकली इन तीन चीजों से बनती है. किन से? ईगो से, एज से, और सुपर ईगो से. हम सबको ये पता है. लेकिन इफ वी लुक एट इट, वैसे तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अभी क्या है, फिर हम इसका कंपैरिजन करते हैं. सही है? ईगो क्या है? ईगो ऐसी चीज है जो कि मीडिएट करती है बिटवीन इड एंड सुपर ईगो. सही है? ईगो सीक्स प्लेजर एंड टेंड्स टू अवॉइड पेन. ईगो का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि उसको प्लेजर चाहिए, उसको पेन को अवॉइड करना है. सही है? इट क्या है? इट कंप्लीटली और टोटली बेस्ड है प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है? प्लेजर प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि आपको जब किसी चीज की नीड है, आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, आपको इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए. सही है? जैसे कि हम ये नोटिस करते हैं कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, वो बहुत जिद्दी होते हैं. जब बच्चे छोटे होते हैं, उनको जब तक वो फौरन से रोना शुरू कर देते हैं, एज सुन एज आप उनको कोई ऐसी चीज जो उनको चाहिए वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उस एज के उस हिस्से में सिर्फ और सिर्फ एज जो है वो आपके ऊपर बिल्कुल कंप्लीटली हावी होता है. कुछ टाइम के बाद, समझ लो कि आई थिंक 2-3 years के बाद जो है ना, 3 years ऑफ एज के बाद ईगो डेवलप होना शुरू होता है. जब हमें ये समझ आता है कि पेरेंट्स हमें कुछ चीजों से रोक रहे हैं, तो वो क्यों रोक रहे हैं. हमें समझ आने लगता है कि पेरेंट्स अगर हमें मना करें तो इसलिए मना करें क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर है. तो हमारी ईगो उस वक्त डेवलप होना शुरू हो जाती है. और सुपर ईगो, इट स्टार्ट्स टू डेवलप मच लेटर. ठीक है, यहाँ पे जरा मैं बुक से भी इसको शेयर कर देती हूँ ताकि इजी हो जाए. सही है? इट और ईगो थोड़ा सा समझ आ गया.
अब आ जाते हैं सुपर ईगो पे। सुपर ईगो क्या चीज होती है? सुपर ईगो इंट्रोड्यूसेस मॉरल स्टैंडर्ड्स टू साइकी। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हमें सेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता, क्योंकि हमें पता नहीं होता सही गलत है क्या, अनलेस एंड अनटिल आवर पेरेंट्स टेल अस और आवर टीचर्स टेल अस। तो हमारे अंदर सेंस ऑफ सुपर ईगो जब डेवलप होता है, जब हमें ये पता चलता है कि आपको जब कोई नहीं भी देख रहा ना, जब भी आपको चोरी नहीं करनी, आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी, आप अपने एक तरह से सेल्फ रेगुलेशन करते हैं थ्रू सुपर ईगो। सही है? तो यार ये किधर क्या है, जस्ट अ सेकंड। हाँ सही। तो कमिंग बैक टू इट, ईगो एंड सुपर ईगो, इसको मैं जरा डिटेल में आप बता देती हूँ। सही है? इट क्या है? इट कंप्लीटली और टोटली किस पे आपके ऊपर रिलाई करता है? प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर। सही है? इट को हमेशा हमेशा क्या चाहिए? विश फुलफिलमेंट। विश फुलफिलमेंट से मकसद आपको जिस चीज की जो डिजायर वो इंस्टेंटली आपको मिल जाए। जब बचपन में एक्चुअली ये डेवलप बचपन में होता क्यों है? क्योंकि हमें आदत होती है कि हमें जो चीज चाहिए वो फौरन से फौरन हमें मिल जाए और हम उसी वक्त सेटिस्फाई हो जाए। बच्चे को जैसे ही उसको जो टॉय आप देते हैं उसमें वो सेट हो जाता है, वो थोड़ी देर उसमें इन्वॉल्व होता है, उसको जो उस वक्त आपसे अटेंशन चाहिए होती है वो उसको उससे मिल जाती है। बच्चे को कोई और चीज चाहिए होती है, वो थोड़ा सा रोता है, आप उसको वो चीज देते हैं, उसकी वो चीज सेटिस्फाई हो जाती है। तो उसको ये बात समझ आती है कि जब मैं रोऊंगा, जब मैं कोई चीज मांगूंगा तो मुझे वो मिल जाएगी। ठीक है? तो ये इट जो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के उसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है? आपको एक सेकेंड। हाँ, तो इस वजह से जब आप बचपन में ये चीज आप हो, ये पैटर्न आप डेवलप कर लेते हैं कि आपको पता होता है कि यार थोड़ा सा चीखने चिल्लाने से आपको कोई चीज मिल जाएगी, तो वो होता है कि यार एवरी टाइम आई डू दिस आई विल गेट द सेम डिजायर्ड रिजल्ट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, राइट? अच्छा, अब ये होता है कंप्लीटली इरेशनल इम्पल्सिव, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस क्या है? कोई चीज चाहिए, मुझे पता है उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे उसे रोना है, उसके बाद मुझे वो चीज मिल जाएगी, बात खत्म। तो इट जो है हमारा स्ट्रेंथन होने लगता है जब हम छोटे होते हैं। ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका ईगो, जो कि डेवलप होता है अ लिटिल लेटर देन इट डस। ठीक है? इट का लिटरली मतलब होता है it, मतलब सेल्फ, द आई। सही है? अब यहाँ तक प्रिंसिपल, वो यहाँ पे प्राइमरी प्रोसेस क्या था कि आपको जब कोई चीज चाहिए थी आपको मिल जाती थी। जब आप बड़े होने लगते हैं आपके अंदर खुद एक सेंस ऑफ वो आने लगता है कि आपको कुछ चीजों से रुकना पड़ता है। कभी कभी आपकी बात मान ली जाएगी और कभी कभी आपकी बात नहीं मानी जाएगी। और ये चीज किसके ऊपर बेस्ड होती है? रियलिटी प्रिंसिपल। इट किसके ऊपर बेस्ड था? प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर। ये जो प्रोसेस होता है थ्रू विच वी अंडरस्टैंड रियलिटी प्रिंसिपल की जो हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेस। इट के अंदर था प्राइमरी और इसके अंदर है सेकेंडरी, और इट के अंदर था प्लेजर प्रिंसिपल और इसके अंदर है सेकेंडरी प्रोसेस और रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है? अच्छा जी, इसके अलावा अभी हम इड और ईगो को पढ़ रहे हैं और सुपर ईगो जो है वो समवेयर इससे ऊपर आती है। तो पहले अगर हम इड और ईगो के कंपैरिजन को और इनकी कॉन्फ्लिक्ट को समझ लेंगे तो हमको सुपर ईगो भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। सही है? इड की दो तीन चीजें क्या हैं? बेस्ड ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग योर नीड्स। ठीक है? सिगमंड फ्रॉइड ने एक चीज बहुत सिंप्लीफाई हमारे लिए कर दी थी कि हम हमारा हर एक्शन, हमारी हर चीज जो है वो सिर्फ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। कौन सा? या तो फिर डेथ इंस्टिंक्ट या तो फिर लाइफ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट को हम कहते हैं इरोस और डेथ इंस्टिंक्ट को हम कहते हैं थैनाटोस। इरोस और थैनाटोस के साथ एक चीज जो कॉमन है वो ये। अच्छा, लाइफ इंस्टिंक्ट को मैं सुपर ईगो, इड और ईगो समझाई थी उसी के अंदर, क्योंकि ये आ रहा है तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइफ इंस्टिंक्ट को का जो दूसरा नाम होता है वो होता है सेक्स। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड लाइफ इंस्टिंक्ट सेक्स है, और अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड जो डेथ इंस्टिंक्ट है, थैनाटोस है, वो है एग्रेशन। अब ये एक बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन है ऑफ अ मल्टीपल hundreds and thousands of kinds of processes that happen, thousands of kinds of reaction that we give। और हमारे रहने का प्रिंसिपल वो सिर्फ आप दो चीजों से डिस्क्राइब करें तो ये बहुत, उसकी बहुत ज्यादा रिसर्च या उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ हुआ हो तो आप ये बात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिगमंड फ्रॉइड ने ये चीजें किसी रिसर्च या एम्पेरिकल या साइंटिफिक उससे नहीं बताई, ये चीजें सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बताई बेस्ड ऑन द पेशेंट्स दैट ही एनालाइज्ड। ठीक है? और जिस टाइम पे उसने साइको एनालिसिस किया उस टाइम पे साइको एनालिसिस एग्जिस्ट भी नहीं करता था, मतलब इट वाज नॉट इवन परमिसिबल। तो बेस्ड ऑन दैट जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म सिगमंड फ्रॉइड ने फेस किया ना वो यही है। ठीक है? कि आप जिंदगी की पूरी फिलोसफी को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते सिर्फ दो इंस्टिंक्ट्स के साथ। ठीक है? अच्छा, लेट्स गेट बैक टू इट, ईगो एंड सुपर ईगो। सही है?
तो हम इट और ईगो अगर समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ईगो की और कुछ चीजें, अगेन इट के साथ क्या चीज है कि इट वांट ऑल इट्स नीड्स टू बी मेट इमीडिएटली। अब जब तक आपकी ईगो डेवलप हो जाती है, जब तक आपको ये समझ आ रहा है, आने लग जाता है आफ्टर 2-3 ईयर्स, कुछ लोगों में जल्दी डेवलप हो जाती है, कुछ लोगों में देर, तो अब आपके अंदर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी आ जाती है। बिकॉज ईगो के तीन क्या चीजें हैं कि उसको प्लेजर सी करना है और पेन को अवॉइड करना है, ठीक है। उसके अंदर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी है, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली और कॉन्शियसली एज वेल एज सबकॉन्शियसली मीडिएट करती रहती है सुपर ईगो और इट के बीच में, ठीक है। अच्छा, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस, ये जो ईगो और उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे इड और ईगो का, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा रीजन है क्या एंग्जाइटी होती है। कभी कभी ऐसा होता है हमें जो चाहिए होता है और जो सही होता है वो सेम चीजें नहीं होती। कभी कभी हमें कोई ऐसी चीज चाहिए होती है जो हमें पता होता है कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम ना चाहते हुए या चाहते हुए हम उसको अपने आप को बहुत मुश्किल से सप्रेस करते हैं, अपनी सर्च को बहुत मुश्किल से। हमें कभी कभी तो चाहता है कि हम अनफेयर मीन से भी कुछ चीजें अचीव कर लें, तो हमारी ईगो होती है जो हमें कभी कभी ऐसी चीजें करने से रोक रही होती है। इस इस चीज को हम कहते हैं रियलिस्टिक एंजाइटी, जो इमर्ज करती है व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इट एंड ईगो, सही है। अब डिफेंस मैकेनिज्म्स बीच में आ जाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि बेसिकली आपकी ईगो कुछ तरीके निकालती है जिसके थ्रू वो आपके इड को कन्विंस कर लेती है ताकि बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्योंकि सोचो, अगर हर डिसीजन लेने से पहले हम इस एंग्जाइटी से गुजरे कि इड और ईगो की कॉन्फ्लिक्ट होगी, तो हमारे लिए बहुत सिंपल जो डिसीजन है जिंदगी के वो बहुत मुश्किल हो जाए, सही है। इस वजह से हम अपने लिए वो कर लेते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? टू कोप अप विद सेवरल थ्रेट्स फ्रॉम इट और द सुपर ईगो और एक्सटर्नल वर्ल्ड, and with associated anxiety that ego may resort to various defense mechanism। अब होता यह है कि just to avoid this anxiety, हम जो mechanisms अपने coping mechanisms बनाते हैं उनको हम कहते हैं defense mechanisms। वो हम, और ये बिल्कुल सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, ये हम बिल्कुल भी कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, ठीक है। वन सच रिएक्शन इज डिप्रेशन। डिप्रेशन एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म आगे आ रहे हैं तो मैं फिर उसी के अंदर से कवर कर लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे 6 तरह के डिफेंस मैकेनिज्म्स है: प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्रेशन, सब्लिमेशन और अनडूइंग, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या होता है? अनकॉन्शियसली एट्रीब्यूटिंग वंस थ्रेटनिंग इंपल्सेस, इमोशंस और बिलीव्स टू अदर पीपल और थिंग्स। हम इनडायरेक्टली जो फ्लॉज, जो इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर है, वो प्रोजेक्शन के थ्रू हम दूसरों के अंदर देख होते हैं। ऐसे कहा जाता है ना कि जो जैसा होता है वो लोगों को वैसा परसीव करता है। बेसिकली वो गलत नहीं होता, क्योंकि प्रोजेक्शन इज अ सॉर्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कि हमें अपने फ्लॉज दूसरों के अंदर नजर आ रहे होते हैं। ये साइकोलॉजी में ये चीज यूजफुल कैसे हो सकती है कि अगर आप एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो एम्पथाइज कर सकते हैं अपने पेशेंट के साथ, आपको पता है कि यार किसी पॉइंट पे ओके दिस वाज माय वीक पॉइंट आल्सो, सो सामने वाले का ये वीक पॉइंट हो सकता है बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट, सो आई नो। तो ये एक तरह से अच्छी चीज भी हो सकती है, ठीक है। रैशनलाइजेशन ये होता है यूजिंग एंड बिलीविंग सुपरफिशियली प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन इन ऑर्डर टू जस्टिफाई इलिसिट बिहेवियर और रिड्यूस फीलिंग्स ऑफ गिल्ट। बेसिकली अपनी फीलिंग ऑफ गिल्ट को किसी चीज से एसोसिएटेड जस्टिफाई करने के लिए जो हम अपने आप को सहारा देते हैं ना कि नहीं, बाकी लोग भी चीटिंग कर रहे हैं तो मैं भी चीटिंग थोड़ी सी कर रही तो कोई मसला नहीं है, ये रैशनलाइजेशन होता है, ठीक है। फिर आता है रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्रेसिंग थ्रेटनिंग बिलीव्स, इमोशंस और इंपल्सेस, अनकॉन्शियसली रिप्लेसिंग देम विद ऑपोजिट्स। रिएक्शन फॉर्मेशन बहुत लेवल्स पर होती है और बहुत तरह की होती है। एक ही रिएक्शन फॉर्मेशन होती है कि हम किसी ऐसी सिचुएशन में जिससे हमें बहुत डर लग रहा है, ठीक है, तो हम अपने आप को सहारा दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो यू विल ओवरकम दिस यू विल गेट थ्रू दिस। वो ये रिएक्शन फॉर्मेशन होती है कि हम अपने आप को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि हम उस चीज से, उस सिचुएशन से एस्केप कर जाएंगे, या जो चीज एक्चुअली हमें थ्रेटनिंग लग रही होती है हम अपने आप को समझा रहे होते हैं कि इट्स नॉट एज थ्रेटनिंग। सो दैट्स वन फॉर्म ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन। फिर आता है रिप्रेशन, unconsciously eliminating threatening material from conscious and using anti-cathexis to prevent it from regaining conscious, thus being unable to recall it। It's a defense। ये भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप उस सिचुएशन में अपने आप को किसी और चीज की तरफ फोकस कर दें ताकि आपकी जो एसोसिएशन है जिस तरह की, जैसे कोई डर है, कोई डेंजर सिचुएशन है, आप उससे इस तरह निकल जाएं कि आप अपने आप को कहीं और डाइवर्ट कर दें अपनी अटेंशन को। Sublimation, unconsciously channeling illicit instinctual impulses into socially acceptable behavior। जैसे कि sublimation की एक तरीका होता है कि कुछ लोग लेट्स से किसी के अंदर बहुत सारा एंगर है, बहुत सारा गुस्सा है, सही, उसको उसको
इस तरह निकालना है, सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से निकालना है, तो मे बी दे विल गेट इनटू किक बॉक्सिंग, सही है, और मे बी दे विल गेट इनटू कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, जिसके अंदर आपको बहुत सारी स्टैमिना, बहुत सारी एनर्जी उन चीजों में इस तरह चैनल हो सकता है। आप कभी देखा है ना, जैसे कि बॉक्सर्स वगैरह मूवीज के अंदर होता है कि वो अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं, तो वो कैसे पंचिंग बैग को बार बार पंच कर रहे होते हैं। बॉक्सर्स क्या नॉर्मली दिखा रहे होते हैं कि हर उसमें जो है प्रोटैगनिस्ट ही कर रहा होता है। कभी ये दिखा रहे होते हैं किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो स्विमिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो पानी से लड़ रहा होता है, बिकॉज इन पर्सन वो उस बंदे से जाके नहीं लड़ रहा होता। तो ये तरीका होता है, तो दैट सब्लिमेशन, ठीक है। अनडूइंग अनकॉन्शियसली। ये एंगर मैनेजमेंट में भी ये टेक्निक और टूल्स यूज होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एंगर मैनेजमेंट भी होते हैं। ये जो जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म्स है ना एज प्रपोज बाय फ्रॉइड, ये आज भी इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होते हैं और अलग अलग लेवल पे इस्तेमाल होते हैं। कभी कभी हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, कभी कभी हम सबकॉन्शियसली भी कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अनडूइंग क्या होता है? अनकॉन्शियसली अडॉप्टिंग रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स दैट सिंबॉलिकली नेगेट प्रीवियस एक्शंस और थॉट्स दैट कॉज गिल्ट। अब अनडूइंग से मुझे कोई एग्जांपल मैं अभी याद नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे याद थी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल ये होती है कि आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट है, ठीक है, और लेट्स से यू आर इन अ सिचुएशन विद अ फ्रेंड, सही है, और आपकी गलती की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहा, या कुछ और कोई कोई भी रीजन है, आपने कोई ऐसा एक्शन करी जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहा, और अब now you cannot reach that person, or you cannot be in the same situation and you cannot make up with them. So what you will do is, और व्हाट एनीबडी विल डू इज, कि जब दोबारा ऐसी सिचुएशन आए तो आप बिल्कुल एक्टिवली उसको अवॉइड करके उसको बिल्कुल टर्न अराउंड करना है अपनी सिचुएशन को। जैसे कि लेट्स से मेरे कहीं लेट पहुंचने की वजह से मेरी कोई दोस्त मुझसे नाराज है, या मे बी मेरे उस जगह पे ना उससे ना मिलने की वजह से मेरी कोई दोस्त या मेरा कोई दोस्त मुझसे नाराज है, तो उस गिल्ट को ओवरकम करने के लिए in a similar situation like that, not with that person but with another person, मैं अपने आप को समझाने के लिए, okay so I am not a bad friend, I don't always show up late, या I don't always not show up, you know what I mean. So this is I'm doing कि बेसिकली अपने गिल्ट को कम करने के लिए हम उस पैटर्न को थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से पहली दफा में हुआ होता है, सही है। सुपर ईगो डेवलप होता है आफ्टर हमने कुछ सर्टेन टाइम पीरियड कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होता है, कुछ हमारे कुछ आइडियल्स होते हैं सोसाइटल मॉरल, जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमें रेगुलेट करते हैं। बेसिकली पेरेंट्स जो है, वो फ्रॉइड ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि सोसाइटी का जो पहला रूप है जो हम देखते हैं ना, जो हमारे ऊपर एक तरह से सोसाइटी की वैल्यू इम्पोज जो चीज कर रही होती है वो पेरेंटिंग कर रही होती है, सही है। तो हमने जो पहला पहला फर्स्ट हैंड हमारा जो एक्सपीरियंस होता है सोसाइटी के साथ, वो ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स को हम जवाब देते हैं फॉर राइट एंड रॉन्ग। वो हमें गलत करने से क्यों रोक रहे होते हैं? क्योंकि वो हमें सोसाइटी के लिए प्रिपेयर होते हैं, राइट। तो आप जब सर्टेन एज के बाद आपके अंदर ये मेच्योरिटी आ जाती है, तो आपके अंदर समझ आ जाती है कि यार टीचर्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके अपने पेरेंट्स हो गए, कुछ मेंटोर्स हो गए, आपसे बड़े लोग, वो जो कि आपसे ज्यादा समझदार रिलेटिवली, जिन्होंने आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है, उन लोगों को देखते हुए हम कुछ मॉडल्स जो डेवलप करते हैं वो हमारी सुपर ईगो को फ्यूल करते हैं, ठीक है। इसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, द कॉन्शियस, ठीक है, और दूसरा ईगो आइडियल। बेसिकली आप वो जैसे कि एक आइडियल सेल्फ होती है, वैसे ईगो आइडियल होती है। कॉन्शियस होता है कि जब जब आप कोई अच्छी चीज करेंगे, जब जब आप कोई पॉजिटिव चीज करेंगे, या अपने अपने आप को, अपनी कोई अर्ज को, अपनी कोई डिजायर को रिप्रेस करके आप किसी के साथ अच्छा करेंगे इवन दो यू डू नॉट वांट टू, तो सुपर ईगो आपके अंदर ये फीलिंग लाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको वर्चुअस फील होगा, आपको इन अ वे आपको शाबाशी मिलेगी फ्रॉम सुपर ईगो, ठीक है। और आपका कॉन्शियस जो है, कितनी दफा ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमने गलत किया है, तो वो जो चीज रेगुलेट, ये कौन रेगुलेट कराते हैं? हमारा कॉन्शियस रेगुलेट कराता है। कॉन्शियस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ही है सुपर ईगो का, ठीक है। Even though we may be unaware of the reasons these unpleasant things, it is obliged to do something about them. It can obtain relief by substituting more acceptable thoughts and actions. ये important है। और by resorting to self defense mechanisms। दो चीजें होंगी अगर आप ऐसी सिचुएशन में, या तो फिर आपको सुपर ईगो ऑप्शन देगा कि ऐसे नहीं कर लो, ऐसे कर लो, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, सही है, सोसाइटी में ज्यादा एक्सेप्टेबल चीज है।
आपको एक मॉरल हाई ग्राउंड मिल जाएगा अगर आप, जैसे कि लोग कहते हैं ना, यू शुड बी द बिगर पर्सन इन अ फाइट। तो वो ये चीजें कहाँ से आ रही होती है? चीजें यहीं से आ रही होती है। हमें पता होता है हमारे साथ गलत होता है, हमें पता है कि हमें गुस्सा, और हमें पता है कि हम सही भी हैं, लेकिन बहुत जगह हम चुप रह जाते हैं, हम वी हैव टू बी द बिगर पर्सन, सो व्हाट वी डू इज, हम हमारे सुपर ईगो ये कह रहा होता है कि इससे ज्यादा एक्सेप्टेबल और सही चीज ये है कि आप रादर देन गोइंग फॉर व्हाट यू वांट टू डू एक इंस्टेंट के अंदर, यू सिट बैक, यू जस्ट लुक एट द सिचुएशन, एक दफा उसको व्यू करें और फिर आप रिएक्ट करें। या तो फिर इस तरह होगा, या तो फिर यू विल रिजॉर्ट टू वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म्स, कि अगर आपने कर लिया, अपनी सुपर ईगो की बात नहीं मानी, तो फिर आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होगा और आप अपने आप को ही समझा रहे होंगे कि मैंने इस सिचुएशन में ऐसा इसलिए किया था। सही है। अच्छा, it is possible for superego to be underdeveloped, leaving the individual without effective inner guidelines। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई इस तरह के माहौल में बड़ा हो रहा है जहाँ पे कोई मॉरल्स प्रिंसिपल्स रूल्स अप्लाई नहीं करते, जहाँ पे पेरेंटिंग टॉक्सिक है, जहाँ पे इन्वायरमेंट जैसे कि ऑर्फनेजेस में, इस तरह की जगहों पे जहाँ पे कंप्लीटली पेरेंटिंग एब्सेंट ही होती है, तो चांसेस आर कि ऐसे ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की सुपर ईगो बहुत देर से डेवलप है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये वाला पेज है, इसके अंदर इनके हर लेवल पे कंपैरिजन है। ठीक है, जैसे एज जो है इट्स प्रेजेंट एट बर्थ, ईगो डेवलप होता है 6 to 8 months में, और फिर आगे जाके 3 साल तक वो इतना मैच्योर हो चुका होता है कि हमें समझ आने लगता है सही गलत, और फिर 3 to 5 years के बाद आपका सुपर ईगो डेवलप होने लग जाता है। इसके अंदर इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, वो भी आगे आ रहा है, तो मैं बताती हूँ। सही है, और क्या चीज कितना कॉन्शियस है कितना अनकॉन्शियस है, ये सब स्टेबल के अंदर, जैसे कि इट जो है वो इंटायरली अनकॉन्शियस है, ईगो पार्टली कॉन्शियस है क्योंकि आपको पता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं भी पता होता, ये सबकॉन्शियस लेवल पर हो रहा होता है। और सुपर ईगो पार्टली कॉन्शियस और पार्टली अनकॉन्शियस है, सेम एज ईगो। अच्छा, प्रोसेसेस में इसलिए एट प्राइमरी प्रोसेस के ऊपर काम करता है, ईगो सेकेंडरी प्रोसेस के ऊपर काम करता है, और सुपर ईगो का प्राइमरी सेकेंडरी से ताल्लुक नहीं होता। उसके अलावा इट किससे मोटिवेट होता है? प्लेजर प्रिंसिपल से। ईगो मोटिवेटेड होता है रियलिटी प्रिंसिपल से, और ये सुपर ईगो मोटिवेटेड होता है एनर्जी बाउंड एंड फॉर्मेशन इन्फोर्सेस स्टैंडर्ड बाय स्टिम्युलेटिंग द ईगोस फीलिंग ऑफ गिल्ट और प्राइड। बेसिकली ये किसके ऊपर काम करता है कि जब जब आप कोई ऐसा एक्शन करेंगे जो कि पॉजिटिव है, वो आपको फीलिंग ऑफ प्राइड देगा, या फीलिंग आपको लगेगा कि बहुत मैंने वर्चुअस काम किया, तो वो जो फीलिंग जनरेट हो रही होती है वो सुपर ईगो की तरह से जनरेट हो रही होती है। यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि ये जो है मे बी टू टू पावरफुल एंड क्रूल और टू वीक रिजल्टिंग इन साइकोपैथोलॉजी। जब इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, इट में थोड़ा सा जो है ना, लेट्स से इनबैलेंस होता है इट की इंस्टिंक्ट्स का, तो साइकोपैथोलॉजी अगर हो सकती है। और सिर्फ सेम गोज फॉर सुपर ईगो, यानी कि ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसको हम ऐसे देखें तो ये इट्स लाइक दिस इज योर ईगो एंड दिस इज योर id एंड दिस इज योर सुपर ईगो। सही है, तो इन दोनों का जो बैलेंस है वो डिपेंड कर रहा है ईगो के ऊपर। ठीक है, अच्छा, नाउ सुपर ईगो के और जो चीजें हैं वो भी बता देती हूँ। सही है, बेसिकली आपके अंदर, इंसान के अंदर जो मॉरल स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं वो सुपर ईगो की वजह से होते हैं। ये डायरेक्टली इट की ऑपोजिशन में काम करता है, ऑब्वियसली बीच में देयर इज ईगो दैट मॉडरेट्स, बट आल्सो वो डायरेक्टली एक दूसरे की ऑपोजिट में काम करते हैं, आपकी एक सुपर ईगो करते हैं। ठीक है, जब जब हम कुछ अच्छा करते हैं इट गिव्स अस सेंस ऑफ रिवॉर्ड, जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि मॉरली सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है तो इट गिव्स अस सेंस ऑफ गिल्ट। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं आगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हमें ये समझ आ गया तो हम बाकी आगे की चीजें समझ इनकी बेसिस के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि आगे की सब कुछ रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमारी ग्रोथ की स्टेजेस होती हैं, वैसे हमारी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की एजेस होती हैं, स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली जो आपकी स्टेज है वो है ओरल, उसके बाद है एनल, उसके बाद है यूरिथ्रल। और एनल जो है इसको आप एक ही कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे एक ही जगह इस्तेमाल हुई है। मैं इनको कंबाइन नहीं कर देती हूँ, जस्ट अ सेकंड, ये एक ही है। सही है, उसके बाद है फैलिक और उसके बाद है जेनाइटल।
सही है। जो जेनाइटल से ऊपर वाली हैं वो सारी हैं प्रीजेनाइटल और ये जेनाइटल है। अभी हम शुरू करते हैं। ओरल स्टेज में क्या होता है? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट समझ आ रहा है, नाम से ही समझ आ रहा है कि जैसे जैसे आप मेच्योर हो रहे हैं वैसे यू आल्सो गेट अ सेंस ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी। सो with respect to what how your mind is also maturing, psychosexual stages में, ठीक है। और स्टेज में क्या होता है? 12 to 18 मंथ्स के अंदर जब इन्फेंट की सेक्सुअल डिजायर सेंटर अराउंड ओरल रीजन, जैसे कि माउथ, टंग, लिप्स। बेसिकली होता क्या है, अगर आप इसको सेक्सुअल सेंस में ना भी देखें और अगर आप इसको लिटरल सेंस में भी देखें, तो चूंकि अभी हमने इड, ईगो और सुपर ईगो पढ़ा था, हमारे लिए समझना आसान है कि इड जिस वक्त पूरी कंप्लीटली इट हैज टेकन ओवर यू, यू आर ऑल इट, सही है। यू वांट व्हाटएवर डिजायर यू हैव इमीडिएटली फुलफिल्ड, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है? वो हो इसलिए रहा है। और ये स्टेज इट डेवलप होती क्यों है? क्योंकि ओरल स्टेज इसी के ऊपर, ओरल स्टेज का प्रिंसिपल सिर्फ एक ही है कि आपको जब भूख लग रही है आपको फौरन से खाने को मिल जाएगा, आपको जब नींद आ रही है आपको फौरन से सोने को मिल जाएगा। आप एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर आप रिलाई करते हैं, इस वजह से आपकी रिस्क स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जो ऑर्गन जिस स्टेज से एसोसिएटेड होता है उसको हम कहते हैं इरोटोजेनिस। जैसे कि इसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? इसमें माउथ, टंग, लिप्स ये इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जैसे आपको, क्योंकि आपको समझ आ गया कि इट्स लाइक यू नो प्रेसिंग बटन ऑफ समथिंग, कि आपने जैसे बटन प्रेस किया आपको इमीडिएट जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, तो आपको उसकी आदत हो गई, सही है। उसके बाद आती है आपकी इनर स्टेज। ओरल स्टेज में यही होता है बस, ओरल स्टेज के अंदर सिर्फ ये आपकी इरोटोजेनिस वो इन्वॉल्व है, ये वाला ऑर्गन इन्वॉल्व है, और बस दिस इज योर ओरल स्टेज, सही है। Pleasure is just one part of the story. However, frustration and conflict are inevitable because food does not always appear when the child is hungry, and because child must eventually be. These are the first of many lessons about absolute need to sublimate instinctual urges and satisfy demands of society. हमें ओरल स्टेज में एक और बात समझ आती है कि बच्चा सिर्फ जब जिद नहीं करता जब उसको खाना खाना है, या बच्चा सिर्फ जब जिद नहीं करता जब उसको सोना है, उसको जिद डेवलप करने आ जाती है क्योंकि उसको ये पता है कि जब मुझे जो चीज चाहिए मुझे फौरन सेटिस्फैक्शन चाहिए। लेकिन अब बच्चा कितना खाना खा लेता है या बच्चा कितना सो लेता है, उसके बाद उसको ये समझ आता है कि एवरीथिंग दैट आई एवर वांट, मुझे पता है कि मुझे रोना है और जब मैं रोऊंगा तो मुझे वो मिल जाएगी। फिर एक पॉइंट आता है जब उसको खुद नहीं पता कि उसको क्या चाहिए। हम बच्चों को कभी कभी एंगेज करने के लिए टॉयज दे रहे होते हैं, कार्टून भी लगाते रहते हैं, हम उनको खिला पिला भी क्रिश्चियन डेवलप होना शुरू हो जाती है। सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन जब आपकी 12 to 18 मंथ में डेवलप होना शुरू हो जाती है, सही। उसके बाद आपका आता है इनर स्टेज। इनर स्टेज के अंदर ही ये यूरिथ्रल स्टेज भी है, तो फिर इसको एक ही करके पढ़ लेते हैं। ये डेवलप होता है 1 to 1.5 years, जबकि बच्चों को बेसिकली जो पॉडी ट्रेनिंग वाला स्टेज है जिसमें हम ये बताते हैं बच्चे को कि भाई अब जो है ना आपको बताना है व्हेन यू हैव टू गो टू वॉशरूम। सो बेसिकली वो क्या होता है, आप बच्चे को इस चीज का सेंस दिला रहे हैं कि दिस इज यू हैव दिस ऑर्गन, इट एग्जिस्ट। एंड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस क्यों पढ़ते हैं डेवलपमेंट की? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या बल्कि थ्रू आउट योर लाइफ योर पर्सनालिटी जो फॉर्म हो रही होती है ना, वो इन स्टेजेस के बीच की या तो फिर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फॉर्म हो रही होती है, या आप इन बिल्कुल सही से आगे चल रहे होते हैं इसलिए फॉर्म हो रही होती है, सही है। तो हम पहली वाली पे थे जो कि ओरल है, ओरल देखिए हो ही गया। तो अब हम आ गए थे एनल पे, ठीक है। उसके बाद थी फैलिक, उसके बाद है लेटेंसी, और उसके बाद है जेनिटल। ठीक है। अब इसमें से जो ये 3 वाली है ना, ये आपकी 5 years में, फर्स्ट 5 years में कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। एनल समझ आ गई है, ओरल के अंदर क्या होता है समझ आ गया है, एनल के अंदर क्या होता है ऑलमोस्ट समझ आ ही गया। फैलिक के अंदर क्या होता है, फैलिक आगे जाके थोड़ी डेवलप होती है। फैलिक का जरा बुक से भी दिखा देती हूँ। अच्छा, फैलिक के अंदर ये स्टार्ट होती है आपकी 2 to 3 years ऑफ एज में, ठीक है। अब इससे होता है कि बेसिकली चिल्ड्रन स्टार्ट टू बी अवेयर ऑफ देयर ऑर्गन्स, ऑल ऑफ देयर ऑर्गन्स, सही है। इस फैलिक स्टेज में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है,
वो ये होती है, स्पेशली विद बॉयज, व्हाट हैपेंस इज दैट, देखो जब वो बड़े हो रहे होते हैं ना हम, तो हमें हमारा एड हमें ये कह रहा होता है कि हमारी जो सारी बेसिक नीड्स है ना हमारी मदर पूरी कर रही है इमीडिएटली, ठीक है। तो क्योंकि हमारी एड उससे बहुत स्ट्रांग हो गई होती है, हमें एक बात ये समझ आती है कि यार हमें जितनी अटेंशन चाहिए ना वो सब कुछ हमें हमारी माँ से मिलेगी और वो इमीडिएटली मिल जाएगी। फिर हमें ये रियलाइज होने लगता है कि हमारी अम्मी की अटेंशन तो हमारे फादर की तरफ बहुत ज्यादा है। तो इन अ वे वी स्टार्ट टू डेवलप फीलिंग्स ऑफ जेलसी टुवर्ड्स द पेरेंट ऑफ ऑपोजिट जेंडर। सेम जेंडर के पेरेंट के साथ हमें सेम जेंडर के पेरेंट के साथ हमें फीलिंग ऑफ एनवे होने लगती है, और ऑपोजिट जेंडर का पेरेंट हमें ज्यादा अच्छा लगने लगता है। लड़कियों के साथ ये होता है कि वो अपने फादर्स को एक रोल मॉडल और आइडियल फिगर वो समझ लेती हैं, तो वो अपने फादर्स के साथ ज्यादा क्लोज हो जाती है। और लड़कों के साथ ये होता है कि वो अपनी मदर्स के साथ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो ये इस चीज की वजह से जब बॉयज होते हैं, बेसिकली बॉयज के साथ क्योंकि ये चीज होती है, तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स ये होता है कि बच्चों की अपनी मदर के लिए फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है, और फिर उनको लगता है कि उनकी जितनी अटेंशन और जितना टाइम है ना उनके लिए उनको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ compete करना पड़ता है लड़कों को, ठीक है। इसकी वजह से ऑडिपस कॉम्प्लेक्स काइंड जो है ना वो मेरे पास हो, लेकिन मेरी जगह क्योंकि वो मेरे फादर के पास है, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरे फादर के साथ एनवियस फील करने लगी, फीलिंग ऑफ जेलिसी होने लगे। लेकिन बिकॉज आप छोटे होते हैं और आप अपने फादर से compete नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से यू जस्ट डेवलप दिस कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड एडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका ताल्लुक इस बात से भी होता है कि यू ऑल्सो बिकम वेरी अवेयर ऑफ योर ओन सेक्सुअल ऑर्गन्स, सही है। अब लड़कियों को ये फीलिंग नहीं होती, लेकिन लड़कियों को जो एक चीज होती है उसको कहते हैं फीनेस एनवी। बेसिकली लड़कियों को ये फील होता है कि इन अ वे बॉयज आर प्रेफर्ड ओवर गर्ल्स, तो ये चीज वो बहुत बचपन में ही डेवलप करते हैं। इस वजह से वो अपने फादर्स के साथ ज्यादा क्लोज हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके अगर जैसे किसी बच्चे का ब्रदर है, तो वो ये हर हर घर में होता है, ये बहुत कॉमन चीज है कि जो है लड़के माँ से ज्यादा क्लोज होते हैं जब वो छोटे छोटे क्या होते हैं, बड़े होने के बाद भी ये चीज होती है। तो उसकी वजह ये भी है कि एडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो बिल्ड होना शुरू हो चुका होता है, और लड़कियों के अंदर पीनस एनवी बिल्ड होना शुरू हो चुकी है। इस वजह से ये भी एक रीजन जिसकी वजह से अपने फादर से ज्यादा क्लोज हो जाता है। तो ये आपकी फैलिक स्टेज भी हो गई, ठीक है। लेटेंसी पीरियड स्टार्ट होता है आफ्टर 5 years, ठीक है। पर्सनैलिटी इज फर्मली स्टैब्लिश्ड। 5 साल का बच्चा अच्छा खासा समझदार होता है ना, हम उससे सवाल पूछते हैं, उससे हम ये पूछते हैं हम ज्यादा पसंद है, अबू ज्यादा पसंद है, हम उससे पूछते हैं बेसिक बेसिक चीजें, वो बहुत अच्छी तरीके से आंसर करता है। क्यों? क्योंकि उसकी 2-3 तरीके से डेवलपमेंट हो चुकी होती है। वो मेच्योर नहीं होता, लेकिन वो इतना सेंसिबल होता है कि हमारे काफी सारे सवालों का जवाब दे रहा होता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के की फैक्टर्स एस्टैब्लिश होना शुरू हो चुके होते हैं। फ्रॉम दिस टाइम टिल प्यूबर्टी, ये वाला जो एज है ये आपकी 5 to 6 years से लेकर 12 साल 11 साल 12 साल ऑलमोस्ट तक चलती है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपकी ऑडिपल्स ये जो चीज होती है ये सबसाइड जाती है, आपको समझ आने लगती है, आपको फैमिली का सेंस आने लग जाता है, आपको पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के बीच का कंपैरिजन कम हो जाता है, आपको ये समझ आता है कि दोनों पेरेंट्स आपको बराबर प्रोवाइड करते हैं। आपके अंदर फीलिंग्स ऑफ एनवे कम हो जाती हैं, और बाकी फीलिंग्स जो है ना वो नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ फैमिली, ये सब चीज एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाती है। इट्स नॉट अ ट्रू साइंस, बेसिकली साइकोसेक्सुअल इसके बाद शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है जेनिटल स्टेज, ठीक है। जेनिटल स्टेज में क्या होता है? जेनिटल स्टेज में जब प्यूबर्टी रीच करते हैं 13 years के बाद, तो उसके बाद आपको समझ आने लग जाती है अपने जेंडर के बारे में भी और ऑपोजिट जेंडर के बारे में भी। आप अपने सेक्सुअलिटी के बारे में अवेयर हो जाते हैं। लड़के अपनी, लड़कियां अपनी, उनको सेंस आने लग जाती है, उनको समझ आ जाता है कि हाउ बहनों को समझ आ जाता है कि अपने भाइयों से अलग हैं, तो वो क्यों है एक्चुअली, उनके ऑर्गन्स अलग तरीके से काम करते हैं, तो दे बिकम वेरी अवेयर ऑफ देयर ऑर्गन्स, सही है। अच्छा, जब भी इन स्टेजेस के बीच में किसी भी स्टेज के अंदर आप अगर किसी भी स्टेज के अंदर किसी भी तरह से फंसे हुए, लेट्स से कि बिकॉज ऑफ योर इन्वायरमेंट और बिकॉज ऑफ योर ब्रॉट अप, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है, प्रॉब्लम भी नहीं कहूंगी, ये कहूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, पता ही होगा, अपने घर में देखा होगा या वैसे सुना होगा कि कुछ बच्चे जो है ना वो 2 साल में बोलना सीखना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे 1 साल में चलना शुरू कर देते हैं। तो किसी की कोई डेवलपमेंट ज्यादा पहले हो जाती है, किसी की कोई डेवलपमेंट थोड़ी सी देर से होती है। इस वजह से होता है कि बच्चे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के अंदर फिक्सेट हो जाते हैं। फिक्सेशन जब होती है, जब आपकी किसी भी स्टेज के बीच में कोई ना कोई टाइम पीरियड ऊपर नीचे हो जाए। हो सकता है कि आप सेम टाइम पे इन दो स्टेजेस के बीच में हो सकता है कि आप सेम टाइम पे इन दोनों स्टेजेस के बीच में हो सकता है कि आप सेम टाइम पे इन दोनों स्टेजेस के बीच में हो।
जब आप एक स्टेज से कंप्लीटली उसको कंप्लीटली ओवरकम करके अगली स्टेज में नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑफ योर इड और ईगो की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है, उस चीज को हम कहते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होती है? अच्छा, जैसे कि अगर आप पहली वाली स्टेज में फिक्सेटेड हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे कि अब आपकी उम्र जो है ना उस स्टेज से निकल चुकी है, लेकिन आपका सर्टेन तरीके का बिहेवियर है जो कि अभी भी स्टेज की, जैसे बहुत सारे बच्चे बड़े होने के बाद भी जो है ना अंगूठा चूसते होते हैं, तो वो क्या होता है, दे आर स्टिल फिक्सेटेड ऑन देयर ओरल स्टेज। इसी तरह एनिल रिटेंटिव जैसे बच्चे होते हैं कि वो जब पॉटी ट्रेनिंग हो रही है अक्सर, या कुछ बच्चे बड़े होके भी आपने देखा कि वो डायपर्स पहन रहे होते हैं, क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं इस प्रोसेस को कि हम क्यों यूज टू हो, हम क्यों अपने पेरेंट्स की डिपेंडेंसी खत्म करें, इस तरह होता है। एनिल रिटेंटिव लोग जो होते हैं वो यूजुअली जब वो बड़े हो जाते हैं ना तो वो बहुत जिद्दी हो जाते हैं, या वो बेसिक बेसिक चीजों से मना कर रहे होते हैं, वो बहुत चिड़चिड़ हो जाते हैं। तो हर स्टेज की फिक्सेशन की अलग अलग तरीके से सामने आती है जब हम बड़े हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर है, दिस इज पेज नंबर 28, ठीक है। अच्छा, हर हर स्टेज को एक उसके साथ एक ऑर्गन के साथ एसोसिएट किया हुआ है। जैसे ओरल जो है उसकी इरोटोजेनिक जोन होगी माउथ, लिप्स और टंग्स। ड्यूरेशन जो है उसका वो होगा 1 से 1.5 साल, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है फीडिंग। और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं भाई, कि आगे जाके जो ओरली समझ लो कोई ओरली फिक्सेटेड है तो वो स्मोकिंग करेगा, या वो जैसे कुछ लोगों की चुइंग की इतनी आदत होती है कि वो हर सिचुएशन में they always have chewing gum in their mouths। क्यों? क्योंकि वो किसी हद तक ओरली रिटेंटिव होता है, ठीक है। एनल रिटेंटिव के लिए क्या होता है, और जो है वो एनस है, और जो टाइम पीरियड है वो है 1 to 3 years। वो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, वही बॉडी ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद एनली रिटेंटिव लोग क्या करते हैं, पार्सिमोनियस ऑब्स्टिनेटी ऑपोजिट्स। ये बेसिकली ये वो वाली चीजें हैं कि वो बचपन से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो जाते हैं, तो वो चीज आगे जाके और पक्की हो जाती है कि वो बेसिक बेसिक चीजों के साथ जो है ना, हो सकता है आप बहुत बहुत किसी की चिड़चिड़ा होने की, बहुत बड़े होने के बाद भी यही वजह हो कि वो इनहेरिटेंट था किसी पॉइंट पर, ठीक है। फिर फैलिक स्टेज है 2 to 5 years। इसके अंदर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है जिसकी हमने बात की थी। और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि रेकलेसनेस, बदतमीजी, चिड़चिड़ापन, फादर्स के साथ मिसबिहेवियर, ये सब कुछ। फिर जेनाइटल स्टेज है जिसके अंदर आपके जो एरोटोजेनस जोन है वो है पीनस और विजाइना। और उसके बाद सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, इनएविटेबल डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। यही होता है ना कि जब प्यूबर्टी हिट करती है तो लोगों को बहुत एकदम से ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं, उनको ऐसा लगता है उनको डिसीजन लेने पड़ेंगे जिंदगी के, उनको ऐसा लगता है कि एकदम से लाइफ टफ हो गई है। सो इट्स ऑल ऑफ दैट। एडल्टहुड बेसिकली जो आपकी पूरी डेवलपमेंट उससे हो रही है। फिक्सेशन की एग्जैक्ट अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो वो ये है, इट अकर्स व्हेन लिबिडो रिमेन्स अटैच्ड टू वन और मोर ऑफ द प्रीजेनाइटल एरोटोजेनिक जोन्स। बेसिकली जेनाइटल यहाँ से शुरू होती है, तो इससे पहले पहले अगर आप किसी और में फिक्सेटेड है तो फिर यहाँ पे जाके भी उसका असर आता है, ठीक है। अ सर्टेन अमाउंट इज इनएविटेबल, कुछ ना कुछ किसी हद तक तो होगी रिटेंशन, ठीक है, फिक्सेशन होगी। लेकिन अगर वो ज्यादा एक बैलेंस से ज्यादा आउट हो गई तो फिर उसके बाद उसकी वजह से साइकोपैथोलॉजी हो सकती है, ठीक है। रिग्रेशन जो एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है, इस फिक्सेशन को कोप अप करने के लिए इसको भी इस्तेमाल होता है कि है ना, reverse flow of libido back to earlier psychosexual stage or object choice. As with fixation, a certain amount is normal. Most likely objects of regression are the ones we strongly fixated. यही होता है कि आपको किसी, जैसे वही वाली बात है कि अगर आप आगे जाके हो सकता है किसी को स्मोकिंग से, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं लेकिन वो, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो कि सिगरेट जला नहीं रहे होते, बस उन्होंने मुंह में डाला होता है सिगरेट बिला वचन। ऐसे लोग होते हैं जो आपने देखा हो, अगर ऑब्जर्व किया हो तो लोग स्ट्रॉस के साथ भी ऐसे कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो उस स्टेज की याद होती है उनके सब कॉन्शियस में जिसको वो इस तरह ओवरकम कर रहे होते हैं, वो उस फिक्सेशन को ही ओवरकम कर रहे होते हैं। ये इसी को रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब हमारा 8 ईगो सुपर ईगो हो गया, हमारे 5 स्टेजेस हो गए। फ्रॉइड अच्छा खासा हमारा कवर हो गया। फ्रॉइड में से एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो साइको एनालिसिस का जो एक बहुत मेजर लेट्स से कंपोनेंट है वो है ड्रीम इंटरप्रिटेशन, सही है।
ये कुछ टर्म्स हैं जैसे साइकिक डिटर्मिनिज्म हो गया और 2-3 और भी हैं। ये इस तरह के टर्म्स हैं जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो प्लीज को पढ़ लेना। मैं बाद में ना ये वाला भी दे दूंगी पीडीएफ, ताकि सब लोगों के काम आ जाए। सही है। तो फ्रॉइड कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इज द रॉयल रोड टू अ नॉलेज ऑफ अनकॉन्शियस एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। हमें सबको पता है कि साइको एनालिसिस जो है उसका जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ इसी के ऊपर है कि आपके अनकॉन्शियस में, आपके सब कॉन्शियस में जो चीजें हैं जो आपको किसी तरह हॉन्ट करती हैं, जो आपकी जिंदगी को भी डिक्टेट करती है, जो आपकी पर्सनालिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है। साइको एनालिसिस इसी के ऊपर बेस्ड है कि आप कुछ सवालों के थ्रू, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ सिंबलिज्म के थ्रू ये समझ लें कि सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, तो उसकी वजह क्या है। सही है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड कुछ ड्रीम इस वजह से होते हैं कि ना विश फुलफिलमेंट, इसको हम कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं डेज रेजिड्यू। जैसे कैसा होता है ना कि अगले दिन कोई बड़ा इवेंट है, ठीक है, और हम उस इवेंट के लिए इतने एंग्शियस हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में भी बैक ऑफ आवर माइंड वही चल रहा होता है कि लेट्स से किसी को स्पीच डिलीवर करनी है या किसी को बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर देना है, तो वो उसी बात में इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है कि जब वो सो जाता है तो उसके दिमाग में वही चल रहा होता है। ऐसा होता है ना, उस इस तरह की, इस पर्टिकुलर तरह की ड्रीम को हम कहते हैं डेज रेजिड्यू। कि प्रीसीडिंग डे में जो होने वाला, कुछ लोगों के फोबियाज होते हैं ड्रीम्स के अंदर, उनको वो नजर होते हैं, तो वो होता है। ऐसे भी होता है कि लोग जो है ना वो ख्वाब से बहुत डर के हो जाते हैं, क्योंकि लेट्स से अगर कोई किसी को स्नेक्स का फोबिया है और उन्होंने स्नेक से करीब करीब कोई चीज देख ली, जैसे कि उन्होंने रस्सी देख ली या उन्होंने उससे ऐसी कोई चीज देख ली जिसमें उसको स्नेक की याद दिला दी, तो ड्रीम्स में ये भी होता है कि क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में फोबियाज भी बैठे होते हैं, सबकॉन्शियस में ऐसी चीजें भी बैठी होती हैं, ऐसी डिजायर बैठी होती हैं कि कुछ लोग जिनसे लेट्स से सोशल इंटरेक्शन में, सोसाइटी की वजह से आप उनसे किसी किस्म का बदला नहीं ले सकते, जैसे कि हाई अथॉरिटी फिगर्स हैं, आप उनसे बदतमीजी नहीं कर सकते। लेकिन इन योर ड्रीम्स बिकॉज इट इज पॉसिबल, आपके सबकॉन्शियस में कोई बात बैठी होती है, किसी से कॉन्फ्लिक्ट बैठी होती है, रिजॉल्व नहीं हुई होती, तो इन योर ड्रीम्स यू कैन डू दैट। तो ड्रीम्स के अंदर लैंग्वेज ऑफ ड्रीम्स क्या होती है? सिंबलिज्म। सिंबल्स के थ्रू हम बहुत सारी चीजें ड्रीम्स के अंदर नजर आ रही होती है। अच्छा, इसके अलावा जो चीज होती है पैराप्लेक्सिस, पैराप्लेक्सिस भी ये होता है कि जैसे कि कोई स्टटर करता है या किसी ने कोई जोक कह दिया या किसी के मुंह से कोई बात गलती से निकल जाती है कभी कभी, तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड देयर इज नथिंग, मतलब फ्रॉइडियन स्लिप इसको कहते हैं, पैराप्लेक्स एक तरह का, कि आप कोई भी चीज गलती से नहीं कहते, आपके सब कॉन्शियस में था इसलिए वो वर्ड निकल आया, इसको हम पैराप्लेक्स कहते हैं। सही है। अम्म, इसके अलावा मैम ने जो कुछ चीजें बताई थी, जरा मैं एक दफा वो भी देख लूं। ये प्रीटी मच ऑलमोस्ट सब कुछ फ्रॉइड का कवर हो गया है। अच्छा, इसके अंदर कुछ जो टर्म्स है ना प्लीज ये देख लेना। सही है, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में आ जाते हैं। हमने फ्री एसोसिएशन उसमें भी पढ़ा था, पैथोलॉजी में तो इसमें भी बता देती हूँ। उसने फ्रॉइड की बहुत सारी चीजें बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उसकी बहुत सारी चीजें मेरे को सही भी है। ठीक है। उसने साइको एनालिसिस को इफेक्टिव बनाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया था ना, उसको हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन। जैसे कि अब अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको अपने ख्वाब याद भी तो नहीं होता, तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन कोई बहुत आसान चीज नहीं, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। तो इसके अलावा साइको एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्स की बात नहीं होती है, साइको एनालिसिस में आपके प्रेजेंट की बात भी हो रही होती है। तो उसने फ्रॉइड ने तरीका निकाला कि फ्री एसोसिएशन हो, यानी कि अगर आपका क्लाइंट आपके पास आके बात करे तो उसकी ये नीड फील ना हो कि उसको मेरी तरफ देख के बात करनी है, कॉन्वर्सेशन करनी है, तो उसको अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना है, सो दैट आई विल बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दैट पर्सन। तो फ्री एसोसिएशन ये होती है कि आप यू जस्ट लाई डाउन, यू लेट योर माइंड वॉन्डर, यू टॉक अबाउट वट एवर कम्स टू योर माइंड। अब इसमें फ्रॉइडियन स्लिप्स के थ्रू, पैराप्लेक्सिस के थ्रू, सिंबलिज्म के थ्रू एनालाइज करने वाले का काम है कि वो आपको एनालाइज सही से करे, लेकिन आपके दिमाग में जो भी आए आप उसको अनफिल्टर्ड तरीके से, बिल्कुल आराम के साथ, जो आपके दिमाग में बात आ रही है आप उसको ये बोलते हैं विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड, और विदाउट द फियर ऑफ साउंडिंग बोरिंग मे बी। ये फ्री एसोसिएशन। ठीक है। इसमें सिंबल और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्रॉइड में और कुछ तो नहीं रहता है, जस्ट क्विकली मैम ने जितना पढ़ा है उसमें तो यही है, और हमें जो खुद से पढ़ना होगा वो ये होगा कि डिफेंस मैकेनिज्म्स हो गए, इनको जरा पढ़ना है। ठीक है। इट इको सुपर का कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल में आप सबको क्लियर हो ही चुका है। जो 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं वो कब होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसमें फिक्सेशन
एसोसिएशन से क्या होता है, ये सब कुछ आएगा। ठीक है, इसने थेरेपेटिक प्रोसीजर से, तो इसमें एक तो फ्री एसोसिएशन है, दूसरा रेजिस्टेंस, ट्रांसफरेंस। और ये ट्रांसफरेंसी होता है कि यू बेसिकली रिलेट सो मच और एम्पथाइज सो मच विद द क्लाइंट के उस सिचुएशन के अंदर यू आर इन विद देम इन देयर। जैसे कि कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा है तो यू फिजिकली फील लाइक यू आर इन दैट सिचुएशन विद दैट पर्सन, वो उसका जो सिचुएशन है उसका पूरा ट्रांसफर हो गया आपके ऊपर। इस तरह और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इंटरप्रिटेशन के लिए उसने कुछ कीज बताई थी कि ओके ये चीजें होंगी, जैसे कि आप ओवर एनालाइज नहीं कर सकते, आप ओवर एनालाइज करेंगे तो आप मिस इंटरप्रेट कर देंगे। जैसे कि लेट्स से मेरा किसी चीज का फोबिया है, सही है, और जो थेरेपिस्ट है उसका वो फोबिया नहीं है, तो मेरे मेरे ख्याल में जो सिंबलिज्म है, अगर वो मुझे किसी हद तक पता है और मैं उसको कन्वे नहीं कर पाई, तो हो सकता है कि चांसेस है मेरे ख्वाब का कोई गलत मतलब निकल जाए। ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि किसी को बताना नहीं चाहिए कि आपके ख्वाब में क्या आया था, क्योंकि हर कोई आपके ड्रीम को वैसे इंटरप्रेट नहीं कर सकता with reference to you, with reference to how you feel about certain things, and with reference to the symbolism that you have. ठीक है, अच्छा जी, फ्रॉइड आई थिंक इज ऑलमोस्ट डन। यप, फ्रॉइड इज डन। बाकी फ्रॉइड के जो क्रिटिसिज्म है उसके अंदर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म सबके पढ़ लेना, उससे तो ये फायदा होगा कि आपको पूरी थ्योरी समझ आए, या नहीं आपको क्रिटिसिज्म समझ आ जाएगा ना तो आपका अच्छा खासा निकल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि फीमेल सेक्सुअलिटी के ऊपर फ्रॉइड ने कुछ इस तरह की चीजें कही थी जो उस वक्त भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, वो अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कि उसने और सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है वो ये कि हर चीज लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट के टर्म्स में आप डिफाइन नहीं कर सकते, अपने हर एक्शन को इस तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ अगर सब कॉन्शियस है तो जो चीजें कॉन्शियस में जो हम टाइम के साथ लर्न कर रहे हैं और हम इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे कि इंसान जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, उसने जो एक्सपीरियंसेस लर्न किए हैं, उसने जो टीचिंग लर्न किए हैं, ऐसा भी तो होता है बचपन में हमें जिस चीज से डर लगता था अब तो हमें उन चीजों से डर नहीं लगता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपका हमेशा सबकॉन्शियस आपके ऊपर हावी ही रहेगा। कभी तो ऐसा भी होगा कि आपका कॉन्शियस जो है वो इतना डेवलप हो चुका होगा कि आपका सबकॉन्शियस किसी हद तक सप्रेस हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें फ्रॉइड की थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं भी होती, बहुत सारी हो भी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद पेसिमिज्म के और ड्राइव रिडक्शन क्या है तो हम पढ़ ही चुके हैं खैर, लेकिन पेसिमिज्म जैसे कि ये वाली चीज कि आपका इड आपको कंप्लीटली ओवरकम कर सकता है, इनेटली हर कोई अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये सब पेसिमिज्म है। इसके बाद क्योंकि फ्रॉइड के बाद जितने भी आए हैं ना वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, उनका बहुत ह्यूमनिस्ट या बिहेवियरिस्ट व्यू जो था वो सब बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यूज है, और फ्रॉइड का जो व्यू है वो बहुत ही पेसिमिस्टिक है। ठीक है, इनफैक्ट इसी के अंदर अभी जो हम कार्ल यंग को इसके बाद पढ़ेंगे वो भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है कंपेयर टू फ्रॉइड। तो सारे साइकोलॉजिस्ट का जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का जो रीजन था फ्रॉइड के साथ वो यही था कि एक तो सेक्सुअलिटी वाली चीज और उसकी इस चीज के ऊपर रिजिडिटी कि हर चीज इनेट आपकी डिजायर ही रेगुलेट करती है, हर चीज गट इंस्टिंक्ट और लाइफ इंस्टिंक्ट के टर्म्स में ही आप समझा सकते हैं ये चीज है। ठीक है, अब इसकी समरी जरा देख लेना प्लीज, समरीज ऑन पेज नंबर 47। ये सारे हर एस्पेक्ट्स है कि नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्ट्रक्चर, पर्सनालिटी, जो जो हमें रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट के अंदर, फर्दर एप्लीकेशन, इसमें सब कुछ है। ठीक है, तो इसको कवर कर लेना।